आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी दर्शकों और किसान भाई बहनों का हम करते हैं स्वागत। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक और उपयोगी जानकारियाँ। आइए आज के कार्यक्रम में सम्मिलित विषयों से आपका परिचय करा दें। हमेशा की भांति सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे खबरें खेती की और मंडी भावों की जानकारी तो रहेगी ही, साथ में विशेष कार्यक्रम रहेगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में, और इसके बारे में बताएंगे वहाँ के निदेशक डॉक्टर अर्जव शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और देखते हैं देश और दुनिया में क्या कुछ किया जा रहा है खेतीबाड़ी के लिए, कृषि विकास के लिए, आपके लिए यानी किसानों के लिए। आइए देखें खबरें खेती की। पंजाब में पीडीएफए मेला संपन्न, एनबीएजीआर में कार्यशाला का आयोजन और दिल्ली में एफएआई सम्मेलन आज से शुरू। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। पंजाब प्रांत के जगरांव में 9वें इंटरनेशनल डेयरी एवं एग्री एक्सपो 2014 मेला समाप्त हुआ। यह मेला 6 से 8 दिसंबर 2014 तक चला। पेश है एक रिपोर्ट। पीडीएफए यानी प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय डेयरी एवं एग्री एमनियो मेले का आयोजन जगराव लुधियाना में संपन्न हुआ। इस मेले का उद्देश्य था पंजाब के प्रगतिशील डेयरी किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। मेले के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय माइक्रो, स्मॉल एंड मझोले उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह। मेला प्रांगण में किसान बहनों भाइयों को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज दूध की कीमत, जो दूध का प्रोडक्शन का कीमत है, पंजाब में और खास करके प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन के पास जो फार्मर्स हैं, इनके पास 30 लीटर से ऊपर की गायें हैं। लेकिन अगर इन गायों को कॉमर्शियली हम जब दूध की कीमत लगाते हैं तो 22 रुपए केजी से कम नहीं आता। और मैं दलजीत सिंह से आया हूं निवेदन करने के लिए कि आप थोड़ा सा ग्रीन फॉडर में, इन्होंने वादा भी किया है, मैं उस 22 रुपए लीटर को 10 रुपए लीटर पर लाना चाहता हूं। और ये मेरी कोई जुबानी बात नहीं है, मैंने करके देखा है। पता नहीं पंजाब में उसे क्या कहते हैं, सहजना को, मोरिंगा को, ड्रम स्टिक को, सहजने कहते हैं, ड्रम स्टिक होता है, लंबे लंबे फली होती है। ये दुनिया में इसके कई देशों ने ग्रीन फॉडर के लिए प्रयोग किया है। ये 250 टन 1 एकड़ में होते हैं और एक बार लगाओ तो गन्ने की तरह, गन्ने तो 3 ही साल तक काट सकते हो, ये 6 साल चलेंगे। और 1 हेक्टेयर में 650 से 700 टन ग्रीन बायोमास होता है, हरा चारा होता है। अगर उसे सुखाएंगे तो ड्राई बायोमास 100 मीट्रिक टन से 110 मीट्रिक टन होगा। और जो इसे हरा चारा में प्रयोग करेगा, मैं तो 15 लीटर की गायों पर प्रयोग करके देखा हूं। मैं 40 लीटर की गाय, अब 60 लीटर की गाय तो मेरे पास नहीं थी। मिनिमम 30% दूध की वृद्धि हुई। साहब, इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, संतरे से 7 गुना विटामिन सी पाए जाते हैं, गाजर से 5 गुना विटामिन ए पाए जाते हैं, केले से 4 गुना आयरन फास्फोरस पाए जाते हैं और दूध से 4 गुना कैल्शियम पाए जाते हैं। अगर किसी गाय को, मैंने एक दिन टीवी पर देखा कि कई करोड़ के एक भैंसा था, उसकी कीमत थी, उसको मालूम हुआ कि उसको काजू किशमिश खिलाया जाता है। ये काजू किशमिश ही है जानवर के लिए।
इससे पहले मंत्री महोदय ने पशु मेले का भ्रमण किया। इस मेले को पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्य के किसानों ने भी देखा। देसी पशुओं को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल किसानों की सेवा में कार्यरत है। 1 से 10 दिसंबर तक NBAGR करनाल में 10 दिवसीय असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी का शॉर्ट कोर्स करनाल में चल रहा है, जिसका विषय है एडवांस्ड मॉलिक्यूलर एंड बाई इन्फॉर्मेटिक अप्रोचेस फॉर जीनोम कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडिजीनियस एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इस कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं ICAR के नेशनल फेलो डॉक्टर मनीषी मुकेश ने बताया। हमारे संस्थान नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में एक 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं, जो हमारे तकनीकी गण हैं, उनको जीनोम कैरेक्टराइजेशन और जो भारतीय पशु नस्लें हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन के लिए इनको नई तकनीक जो विकसित हुई है उनके बारे में ज्ञात कराना है। इनको हम लोग इस पूरे कार्यशाला के दौरान 30 लेक्चर और 12 प्रैक्टिकल्स के रूप में इनको अलग अलग तकनीकों के बारे में बताया जा रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि इस कार्यशाला में कुल मिलाकर 22 वैज्ञानिक विभिन्न प्रांतों से, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, लेह एंड लद्दाख, तो आप देखेंगे कि विभिन्न प्रांतों से ये वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जब 10 दिन की कार्यशाला ये पूरी होगी उसके बाद ये लोग तकनीकी रूप से इतने सक्षम होंगे कि अपने कार्य क्षेत्र में जाकर उन तकनीकों को दोबारा यूज़ करेंगे और अपने एरिया में जो पशु हैं उनके नस्लों के सुधार में पूरा अपना सहयोग देंगे। नई दिल्ली में आज से FAI द्वारा एक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। क्या है इसका उद्देश्य, आइए जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसको बनाए रखने के लिए तथा और अधिक उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि किसान भाई अपने खेतों में खाद का संतुलित उपयोग करें। इसके लिए राजधानी दिल्ली में आज FAI यानी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एक 3 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें खाद्य परिदृश्य तथा कृषि के क्षेत्र में खाद्य नीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक श्री सतीश चंद्र। ये जो 3 दिन का फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का सेमिनार जो आज जिसकी शुरुआत होगी, इसके अंदर 1300 से ज़्यादा डेलीगेट हिस्सा ले रहे हैं। विदेशों से भी 200 से ज़्यादा डेलीगेट आए हैं और इंडस्ट्री के जो सारे मुद्दे हैं कि अच्छे किसानों को कैसे फर्टिलाइज़र दिए जाएं, हमारे जो प्लांट्स हैं उनसे अच्छी प्रोडक्शन कैसे ली जाए, जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, जो सेफ्टी है इसके बनाने में और मार्केटिंग कैसे हो, इन सब के ऊपर काफ़ी विस्तार में चर्चा होगी। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसानों के लिए तभी काम कर सकते हैं कि इंडस्ट्री की सेहत अच्छी हो। इंडस्ट्री जो पैसा लगाती है, कच्चा माल लाती है और फर्टिलाइज़र बनाती है और किसानों को देती है, उसको पैसे मिलने चाहिए। हर साल 30,000 करोड़ से ऊपर बकाया सरकार के ऊपर रहता है। तो इसीलिए हमने अब अपने सेमिनार का नाम भी रखा है अनशैकल दी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। तो इन सब विषयों पे चर्चा होगी और हमें उम्मीद है कि अब नई सरकार कम से कम इस इंडस्ट्री को कुछ तो राहत देगी, कुछ तो फ्रीडम देगी, ताकि हम किसानों के लिए और अच्छा काम कर सकें। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार
उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा में सुबह के समय काफ़ी घने कोहरे की संभावना है। दक्षिण तटीय तमिलनाडु में तेज़ बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज हम हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में हैं। ये ब्यूरो हमारे जो पशुधन हैं उनके क्या क्या गुण हैं, कैसे उनका संरक्षण करें ताकि उनमें और अच्छा सुधार करके और उपयोगी बना सकें, चाहे वो खेतीबाड़ी का काम है, चाहे दूध उत्पादन का है, चाहे किसी और काम में हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये जो संस्थान है, ये जितनी भी हमारी पुरानी नस्लें हैं, गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, सब कुछ मिलाकर मुर्गियों तक भी, सब के बारे में जो उनके गुण हैं वो बचा कर रखेंगे ताकि आने वाले गुण जो हैं समय है उनमें हम उन गुणों को सुधार के लिए इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के तौर पे हमारे पशु में जैसे घटिया चारा है, उसमें भी उत्पादन अच्छा देता है, गर्मी बहुत है उसको भी बर्दाश्त कर लेता है, और दूध तो देता ही है वो। उसके साथ साथ खेतीबाड़ी में कितना काम करता है। शायद दुनिया में ऐसी कोई नस्ल नहीं है जहाँ के बैलों से इतना काम लिया जाता हो जो अपने देश में लिया जाता है। इस संस्थान का मुख्य तौर पर उद्देश्य ही ये है कि उनको गुणों को चिन्हित करके उनको बचा कर रखें, वीर्य को बचा कर रखें, ताकि आगे भी अगर आने वाले जैसे बीमारियों से बचना है तो उनके गुणों का हम अगली नस्लों में मेल कर सकें और उनमें वो गुण डाल सकें ताकि उन पशुओं में वो बीमारियां ना आएँ। दूध उत्पादन का है, जहाँ पशु कम दूध देते हैं उनमें वो गुण डालें जो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। तो आइए इसी विषय पर देखते हैं कि ये हमारा जो संस्थान है ये इस विषय में क्या कुछ काम कर रहा है। तो देखिए इस कार्यक्रम के द्वारा। येत प्रकृति ही जीविता भवेत तहि पशूनां संरक्षण संवर्धनम च अतीव अनिवार्यः अन्यथा यदि प्रकृति मानवस्य नशो भवेताय। अर्थात यदि प्रकृति को जीवित रखना है तो पशुओं का संरक्षण व संवर्धन अनिवार्य है, अन्यथा न प्रकृति रहेगी और न ही मानव। हमारे देश में पालतू पशुओं की मुख्यतः सभी प्रजातियां हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, याक और मिथुन आदि। हमारे देश में विभिन्न प्रजातियों में एक और प्रजाति की विभिन्न जातियों में विभिन्नता है, जो कि सुधार कार्यक्रम में उपयोगी है। पालतू पशुओं की लगभग 140 जातियां उपलब्ध हैं, जैसे कि गाय की 30 जातियां, भैंस की 10, भेड़ की 42, बकरी की 20, मुर्गियों की 18, ऊंट की 8, घोड़े की 6 जातियां उपलब्ध हैं। आजकल कुछ प्रजातियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे उनके संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है, जो कि आजकल के IPR युग में आवश्यक है, क्योंकि इनमें अनेक अच्छे गुण विद्यमान हैं। जिन प्रजाति व जातियों के संरक्षण की जरूरत है वे इस प्रकार से हैं: गाय की साहिवाल, रेड सिंधी, कृष्णा वैली, वेचूर, पंगानूर, भैंस की भदावरी, टोडा, बकरी की जमनापारी, भेड़ की नीलगिरी, भाकरवाल, गुरेज, करनाह, घोड़े की स्पीति, जांस्कारी, ऊंट की डबल हम्प। हमारे देश के पशुओं में ज्यादा तापमान, सूखा, कम चारा, कम दाना व कम पानी में रहने की अच्छी क्षमता है। इन पशुओं में दूसरे देश के पशुओं की अपेक्षा बीमारियां भी कम लगती हैं और इनमें अच्छे उत्पादन की क्षमता भी मौजूद है। NBAGR में गुण निर्धारण कार्यक्रम में कुछ नई नस्लों का भी पता लगाया गया है, जैसे कि गाय की गंगातीरी, मलनाड गिड्डा, पुल्ली कुलम,
भैंस की बन्नी, गोदावरी, आसामी, मणिपुरी, काला हांडी, चिल्का, परलख मुंडी, संबलपुर और बकरी की पर्वत सीरी। देश की विभिन्न पालतू पशु नस्लें अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये देश की ग्रामीण जनता के जीवन यापन और भोजन सुरक्षा में अत्यंत योगदान देते हैं। लेकिन मौसम में लगातार होते बदलाव के कारण जैव विविधता में हानि की संभावना बढ़ती जा रही है और इस हानि का मतलब है पशुओं की कई प्रजातियों का विलुप्त हो जाना। देश की विशाल पशु संपदा हजारों सालों से मानव जाति को अनेक प्रकार से लाभान्वित करती रही है। हमारी पशु संपदा में 140 देसी नस्लें आती हैं। इनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शूकर, घोड़े और मुर्गी आदि हमारी पशु संपदा के हिस्से हैं। पहले इनका वर्गीकरण, पहचान और गुण निर्धारण परंपरागत विधियों द्वारा किया जाता था, लेकिन विज्ञान के बदलते तरीके से ये जरूरी समझा जाने लगा कि इन नस्लों का वैज्ञानिक तरीकों से वर्गीकरण किया जाए और इनके भौतिक एवं आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करके इनकी ब्रीड का संरक्षण किया जाए और इन्हें मानव जीवन की उपयोगिता के अनुसार उपयोगी बनाया जाए। इसके साथ ही विलुप्त होती नस्लों को बचाने का प्रयास किया जाए। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1984 में बेंगलौर में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की, जिसे सन 1985 में NDRI करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। संस्थान का काम धीरे धीरे बढ़ता गया और अब जरूरत महसूस की गई इसके एक स्वतंत्र कैंपस की, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ICAR ने हरियाणा के करनाल जिले में ही मकरमपुर में इसकी नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश में जो एक पशुधन की धरोहर है, जो हमारी एक संपदा है, ये जिसको हम बायोलॉजिकल वेल्थ कहते हैं, उसका कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, कैसे उसका वर्गीकरण किया जाए, कैसे किसानों को ये बताया जाए कि हमारे पास जो पशुधन है उसके क्या क्या महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, और किसी भी अंधाधुंध के इसमें प्रयास में ना पड़ते हुए, किसी लालच को ना देखते हुए वो ये ना सोचें कि हम पशुधन से एकदम से उत्पाद को बढ़ाएं, बल्कि धीरे धीरे उसका एक आनुवंशिक रूप से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। NBAGR ने कार्यान्वयन के लिए इसमें 4 इकाइयां बनाई हैं, जिसमें पहली इकाई पशु अनुवांशिकी संसाधन विभाग, दूसरी पशु अनुवांशिकी विभाग, तीसरी पशु सूचना प्रबंधन इकाई और चौथी DNA फिंगरप्रिंटिंग इकाई शामिल है। पशुओं के गुण निर्धारण के लिए मुख्यतः 2 तकनीक अपनाई जाती हैं। पहली विधि के तहत क्षेत्र में जाकर उनके गुण चिन्हों को निर्धारित किया जाता है। इस विधि में वैज्ञानिक उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां ये नस्लें पाई जाती हैं और उन नस्लों के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिसमें उनकी आकृति, माप और उस नस्ल के कुछ खास चिन्हों को रिकॉर्ड किया जाता है। इन पालतू पशुओं के बारे में मिली जानकारी जो कि उन्हें दूसरे नस्ल के पशुओं से अलग करती है, और साथ ही ये भी खोज की जाती है कि ये पशु कृषि आधारित व्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर उन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करके विश्लेषण करके किसानों को इन नस्लों की जानकारी दी जाती है। इन पशुओं के संरक्षण के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें पहली है इन सेटू संरक्षण विधि, जिसमें पशुओं का संरक्षण किसानों के यहाँ ही किया जाता है। इसके लिए किसानों को संस्थान द्वारा सहायता दी जाती है। दूसरी विधि है एक्सीटू संरक्षण विधि, जिसके तहत जिन पालतू पशुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, उन प्रजातियों के अच्छे सांडों के वीर्य को इकट्ठा करके प्रयोगशाला में रखा जाता है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए गाय की वैचूर प्रजाति, जिनकी जनसंख्या 200 से 250 रह गई है, या पंगानूर, जो कि पूरे देश में 300 से ज्यादा नहीं हैं, और भैंस की भदावरी प्रजाति, जिसकी जनसंख्या में काफी कमी आई है। हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस समय हमारे पास जो पशुधन की संपदा है, इसमें बहुत अधिक विविधता है, जैव विविधता जिसको हम कहते हैं, और इस जैव विविधता की संरक्षण करना हमारा धर्म है। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि हमारे देश से कुछ गाय की प्रजातियां विदेशों में गई हैं,
और उन्होंने हमारे ही प्रजातियों को आनुवंशिक रूप से उत्पादन बढ़ा करके और वो हमें ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि गुजरात में गाय की प्रजाति है गीर, ओंगोल, ऐसे कई प्रजातियाँ हैं, ऐसी कई नस्लें हैं जो इस देश से संख्या कम होती जा रही है। और लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों के अंदर वो लोग ले गए हैं। हम इसको बायोपायरेसी कहते हैं। उसका कारण ये है कि हम इस समय उनसे लड़ नहीं सकते हैं कि ये प्रजाति हमारे देश की थी, क्योंकि आज तक हमें ये पता ही नहीं था कि ये प्रजाति क्या है, इसके गुण क्या हैं। इससे किसानों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। तो हम जो ये वर्गीकरण करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उनके जो गुणों को मापते हैं, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे उनकी बाहरी रूपरेखा हो, चाहे उनका रंग हो, चाहे उनका बाल का रंग हो, चाहे सींग का रंग हो, चाहे ऊंचाई हो, कद भी हो, ये हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक ऐसा कि हमें प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ हम कह सकें कि यस, हमारे किसानों ने इस प्रजाति को, इस नस्ल को सदियों से बचा के रखा है, इसको पाला है और ये हमारी ही धरोहर है। ये जीन बैंक है। यहाँ भारतीय पशुओं की नस्लों और लुप्त होती प्रजातियों के लगभग 50,000 सीमेंट स्ट्रिप को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखा है। समय समय पर यहाँ के वैज्ञानिक यहाँ रखे वीर्य की जांच करते हैं कि कहीं इसमें शुक्राणुओं की संख्या कम तो नहीं हो रही है। संस्थान में एक केंद्रीय उपकरण सुविधा कक्ष है जिसमें हर तरह के उपकरण रखे हुए हैं ताकि कभी भी जरूरत के वक्त यहाँ पर काम हो सके और किसी लैब में कोई काम ना रुके। कोर लैब में पशुओं के रक्त के नमूने को कई परीक्षणों से गुजारा जाता है और फिर बड़ी सावधानी पूर्वक इस मशीन द्वारा उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। हमारे इस समय देश में 144 नस्लें हैं जिसका हमने वर्गीकरण किया है। इसमें गाय की 37 नस्लें हैं या गाय की 37 ब्रीड कह सकते हैं, भैंस की 13 नस्लें हैं, भेड़ों की 39 नस्लें हैं, जो बकरियां हैं उनकी 23 नस्लें हैं, जो घोड़े हैं उनकी 6 नस्लें हैं, ऊँटों की 8 नस्लें हैं, जो मुर्गियां हैं उनकी 15 नस्लें हैं, सूअर की 2 नस्ल है और यहाँ तक कि जो गधा है उसकी भी हमने एक प्रजाति का वर्गीकरण किया है। तो इससे हमने 144 अलग अलग हमने प्रजातियाँ देश के अंदर बताई हैं कि ये हमारे पास हैं। तो किसानों के लिए सीधे फ़ायदे के लिए हमारे पास एक जीन बैंक नाम की चीज़ है जहाँ पर हम उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का वीर्य रखते हैं। और जो किसान लोग एक कृत्रिम गर्भाधान में विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, और मान लीजिए उनके पास उनको किसी और माध्यम से वो वीर्य नहीं मिल रहा है, तो हमारे जीन बैंक में आकर के वो संपर्क कर सकते हैं और हम उनको अच्छी गुण का, अच्छी क्वालिटी का वीर्य उत्पादन कराएंगे ताकि उससे वो लाभ ले सकें। ये है गाय की साहिवाल नस्ल जो 12 से 14 किलोग्राम तक दूध देती है। इसके साथ ही ये है हरियाणा कैटल जो प्रतिदिन 8 से 10 किलो दूध देती है। ये सभी पशुधन किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय मौसमों के अनुकूल हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी है। तो आज प्रयास इसी चीज़ का होना चाहिए कि हमें ये बताना है और हमारे ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करते हैं। क्या हम कहते हैं कि हमारे पास एक नस्ल कम हो रही है, क्या एक वही इसका संरक्षण का कारण है, या सिर्फ एक नस्ल हमारे पास जो है दूध ज़्यादा देती है, क्या हम उसलिए उसको रखें? ऐसा नहीं है। इनमें अपने हर एक की अपनी विशेषताएं, हर एक के अपने गुण हैं। हो सकता है उनको हम आज ना पहचान पाएँ, लेकिन समय धीरे धीरे जब आएगा तो उनमें जो वो क्वालिटी है, वो गुण है, वो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, विज्ञान के जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, तो वो गुण जो हैं आनुवंशिक रूप से ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे देश के जो गौ नस्ल है उसमें गुण हैं कि वो गर्मी के मौसम में भी अच्छा दूध देती हैं। वो जो हमारे जो इस ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो डिजीज आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनसे लड़ने की क्षमता है। थोड़ा चारा अगर उनका घटिया है तो भी वो अच्छा उसको फीड कन्वर्शन कर लेती है, दूध देती है। तो ये सारे उनके गुण हैं और आगे आने वाले समय में ऐसी तकनीक आएगी कि ये गुण भी उनको हम जेनेटिकली रूप से दूसरी नस्लों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि इस नस्ल का हम दूध उत्पादन की क्षमता लें, दूसरे नस्ल की हम बीमारी से लड़ने की क्षमता लें, तीसरे नस्ल से हम फीड कन्वर्शन की क्षमता लें। इन सबको मिला करके एक नई नस्ल भी तैयार हो सकती है। जिस उद्देश्य को लेकर NVAGR का आविर्भाव हुआ था उसे पूरा करते हुए संस्थान, यहाँ के वैज्ञानिक और कर्मचारी पूरी तन्मयता से देश सेवा में अग्रसर हैं।
खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। और इसी के साथ ही आशा करते हैं कि तरह तरह की जानकारियों से रचा बसा हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।